वेव्स चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड हमारा ये यूनिट है। इसमें सबसे पहले जो मैं फार्मूला लिखूंगा प्रोग्रेसिव वेव के लिए, जो रिलेशन यूज हमारे पास होता है, कोई भी वेव जो प्रोग्रेसिव है उसका स्पीड फाइंड करने का जो रिलेशन होता है दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से है जैसे s इज इक्वल टू वी टी से आता है। s अगर वी टी के इक्वल है तो s की जगह लैम्डा पुट कर दें तो लैम्डा के लिए टाइम पीरियड, तो वहाँ से रिलेशन बन जाता है। फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर सकते हैं टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल भी, तो लैम्डा ओवर टाइम पीरियड के इक्वल भी आएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये है आसान फार्मूला लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आते हैं, तो ये ना सोचा कि मुश्किल सवाल ही आते हैं, आसान क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी को इवन नंबर ऑफ वेव्स की फॉर्म में पूछें तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये चेंज होकर बन जाएगा नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है लैम्डा। ये सारे एक ही रिलेशन है। फिर आपको मैंने बताया था कि जब मीडियम चेंज होता है तो क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, क्या चीज़ चेंज होती है, उसको भी मैं यहाँ रिवाइज कर दूं कि जब हम बात करेंगे विद इन सेम मीडियम की, तो विद इन सेम मीडियम याद रखें कि हमारे पास जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है, और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। और जब हमारे पास मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव प्रोपगेट करेगी, तो तब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो स्पीड वेवलेंथ के साथ चेंज हो रही होती है। रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। फिर लाइट और साउंड का कंपैरिजन मैंने आपको लेक्चर में बताया था। सेकंड, मैं यहां पर बात करना चाहूंगा फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है दैट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। ई एनर्जी नहीं है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास किसका ज्यादा होगा? जो मटेरियल इजीली डिफॉर्म नहीं होता, सॉलिड का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। इसी वजह से स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। और रो जो है, रो हमारे पास डेंसिटी है उस मीडियम की जिसमें साउंड प्रोपगेट करेगा। और जब हम कहते हैं कि क्या मॉइस्चर आने से स्पीड ऑफ साउंड को फर्क पड़ेगा, तो मॉइस्चर आने से डेंसिटी चेंज होती है, और जब डेंसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास चेंज हो रही होती है। फिर स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से दो सेपरेट हमारे पास आइडियाज सामने आए थे। एक हमारे पास आता है न्यूटन्स फार्मूला, जो गलत एक अजम्पशन थी कि जब साउंड प्रोपगेट करेगा एयर में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जो करेक्ट अजम्पशन है वो ये है जो लेप्लास ने दी कि साउंड जब एयर में प्रोपगेट करेगा तो हीट कांस्टेंट रहेगी। तो न्यूटन फार्मूला से हमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है वो आइसोथर्मल मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये प्रेशर के इक्वल है। और लेप्लास हीट कांस्टेंट एडियाबैटिक मॉडुलस होगा और ये इक्वल होगा गैमा टाइम पी। गैमा को पता है रेशियो बिटवीन सी पी एंड सी वी। और ये जो न्यूटन फार्मूला और लेप्लास करेक्शन है, ये दोनों जो आप रिलेशन पढ़ते हैं याद रखिएगा, ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए पढ़ रहे होते हैं। इस वजह से हमारे पास ये जो ई है दोनों केसेस में, ये क्या है? ये हमारे पास बल्क मॉडुलस है। याद रखिएगा कि दोनों केसेस में जो ई है ये क्या होगा? ये बल्क मॉडुलस होगा। इस फार्मूलाज को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूला में, तो न्यूटन का स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आता है अंडर रूट पी ओवर रो, जो गलत है ऑब्वियसली। इसमें एरर आता है आपके पास, इसकी वैल्यू 280 मीटर पर सेकंड आती है, 15% एरर है। और लैप्लास करेक्शन का फार्मूला गैमा टाइम पी ओवर रो। जब डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट गैमा आपके पास आएगा। तो गैमा की वैल्यू आपको पता है मोनोटॉमिक गैस की सबसे ज्यादा, फिर डायटोमिक गैस, फिर पॉलीटॉमिक गैस। तो स्पीड ऑफ साउंड फिर किस गैस में ज्यादा होगी? जिसका गैमा ज्यादा, वो मोनो एटॉमिक गैस है। फिर इसी स्पीड ऑफ साउंड के अंदर हमारे पास जो फार्मूलाज आते हैं टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कंपेयर करें, फॉर टू
डिफरेंट टेम्परेचर्स, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू बढ़ती है। तो फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स ये कंपैरिजन बनेगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 ओवर T2, और ये टेम्परेचर केल्विन में है। और अगर हम बात करते हैं फॉर टू डिफरेंट गैसेस, तो दो डिफरेंट गैसेस के अंदर हमारे पास जो चेंज आता है वो डेंसिटी का आता है। तो यहाँ रिलेशन बनता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ρ2 ओवर ρ1, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू ज्यादा होगी। एक और फार्मूला इसी स्पीड ऑफ साउंड के टॉपिक में, स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो रिलेशन हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू टी, और यहाँ V0 की वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये इसका रिलेशन हमारे पास आएगा। तो ये रिलेशन भी आपने स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से याद रखने हैं। एमडी कैट का सिलेबस अभी तक नहीं पता क्या है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड शामिल है या नहीं है। जैसे नम्स का सिलेबस लास्ट डेट से चेंज हो गया, एमडी कैट का भी चेंज हो सकता है। तो स्पीड ऑफ साउंड को कर लेना बेहतर है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मल्टीपल टाइम्स ये चीज बता चुका हूं कि कर लें, अच्छी बात है, कोई नुकसान इससे नहीं होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड के बाद जो टॉपिक हम यहां पढ़ते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव का होता है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव में ऐसा हमारा उसमें कोई डिटेल तो नहीं हम पढ़ते, लेकिन हम स्टेशनरी वेव को आगे जाके डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेशनरी वेव में के ही टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। स्टेशनरी वेव्स, जिसको स्टैंडिंग वेव्स भी कहा जाता है और नॉन प्रोग्रेसिव वेव भी कहा जाता है, इनको नॉन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है। इसमें हम केसेस पढ़ते हैं, स्ट्रिंग का केस पढ़ते हैं। जो हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग है, फिक्स फ्रॉम बोथ एंड्स, वन एंड वाला आपके केस बुक में नहीं है, बोथ एंड वाला केस आपके बुक में है। दूसरा हमारे पास जो केस होता है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग इन अ एयर कॉलम होता है। और फिर एयर कॉलम के अंदर हम दो केसेस पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं जहां पर हमारे पास ओपन है दोनों एंड से, और दूसरा केस हम इसमें पढ़ रहे होते हैं वो क्लोज फ्रॉम बोथ एंड्स होता है। ये हम पढ़ते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जो केसेस है। अब फार्मूलाज मैं यहां पर डिस्कस करता हूं हार्मोनिक वाइज। कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो दूसरा नाम होता है वो बेसिक टून होता है, क्योंकि इसके बाद ओवर टून है, इसको बेसिक टून भी कहा जाता है, और बेसिक टून के अलावा इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है। स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में जो F1 हमारे पास होगा ये किसके इक्वल होगा? V/2L। और अगर मैं इसको फंडामेंटल वेवलेंथ की फॉर्म में लिखूं तो फिर हमारे पास आता है λ1 इज इक्वल टू 2L। स्ट्रेच स्ट्रिंग इन अ ओपन पाइप फ्रॉम बोथ एंड्स, उसका फार्मूला और पाइप और स्ट्रिंग जो दोनों एंड से फिक्स है उसका फार्मूला सेम होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का भी और फंडामेंटल वेवलेंथ का भी। लेकिन जब पाइप एक एंड से ओपन और एक से क्लोज होगा तब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के मुकाबले में हाफ हो जाती है, यह आ जाता है V/4L। और इसकी जो वेवलेंथ है, अगर फ्रीक्वेंसी हाफ तो वेवलेंथ डबल, तो 2L का डबल ये 4L आएगी। एक और चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि स्ट्रिंग में जो फर्स्ट स्टेशनरी वेव हमारी जनरेट होती है उसके अंदर दो नोड और एक एंटी नोड प्रोड्यूस होता है, तभी हम कहते हैं जो लेंथ है वो λ/2 के इक्वल है। लेकिन जब पाइप की बात करते हैं, पाइप जो दोनों एंड से ओपन है, चाहे दोनों का रिलेशन सेम, लेकिन वहां पर एक नोड और दो एंटी नोड प्रोड्यूस होंगे, लेकिन लेंथ वहां पर भी λ/2 के इक्वल है। लेकिन पाइप एक एंड से ओपन और एक से क्लोज हो
तो उसमें फंडामेंटल के अंदर एक नोड और एक एंटी नोड प्रोड्यूस होती है और वहां लेंथ लैम्डा बाय 4 के इक्वल होती है। ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि किन दो में आपके रिजल्ट सेम है और किन दो में रिजल्ट डिफरेंट है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद हमारी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। और सेकंड हार्मोनिक के अलावा इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवर टून। बेसिक टून के बाद जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट ओवर टून। अब फर्स्ट ओवर टून यहां पर होगा F2 और ये होता है 2 टाइम्स F1 और यहां पर जो लेमडा की वैल्यू आती है वो 2L/2 वो L के इक्वल आती है। इस केस में भी ऐसा ही है, F2 जो है वो 2 टाइम्स F1 के इक्वल है, लेकिन यहां पर जो लेमडा की वैल्यू वो भी आपके पास सेम आएगी L के इक्वल। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी डबल, वेवलेंथ हाफ। अब जो पाइप हमारे पास एक एंड से ओपन और एक से क्लोज है, याद रखिएगा वहां पर सेकंड हार्मोनिक नहीं होती, वहां पर कोई सेकंड हार्मोनिक नहीं होती, क्योंकि सिर्फ वहां पर ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, नो सेकंड हार्मोनिक। ये पॉइंट याद रखना है। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं क्या? ऑड हार्मोनिक्स। अब मैं अगर यहां पर एक और चीज देखूं कि कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स हैं, तो मैंने लेक्चर में क्या बताया था, जो हर नेक्स्ट स्टेशनरी वेव होती है किसी भी केस में, पाइप चाहे ओपन है चाहे क्लोज, एक नोड और एक एंटी नोड बढ़ जाएगा। तो पहले में दो नोड और एक एंटी नोड था, यहां पर क्या होगा? यहां पर अब 3 नोड होंगे और 2 एंटी नोड होंगे। यहां पर 2 एंटी नोड एक नोड था, यहां 3 एंटी नोड और 2 नोड होंगे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और यहां से लेंथ को देखें तो ये किसके इक्वल है? लैम्डा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन अल्टरनेट नोड्स, और ये भी अगर आप मेजर करें तो ये भी लैम्डा के इक्वल आता है। नेक्स्ट हम बात यहां पर करेंगे थर्ड हार्मोनिक की। अब थर्ड हार्मोनिक यहां पे कहलाता है सेकंड ओवर टोन। पहले दो केसेस में यहां पर जब F3 हम लेंगे तो F3 हमारे पास इक्वल आएगा 3 टाइम्स F1 और जो लैम्डा 3 हमारे पास आएगा वो 2L/3 के इक्वल आएगा। सिमिलरली यहां पर भी F3 आएगा 3 टाइम्स F1 और लैम्डा 3 आएगा 2L/3। अब आए क्लोज पाइप पे। क्लोज पाइप के अंदर हार्मोनिक तो ये एग्जिस्ट करता है, हम इसको नाम क्या देते हैं? हम इसको नाम देते हैं थर्ड हार्मोनिक का। लेकिन थर्ड हार्मोनिक अब डायरेक्ट फंडामेंटल के बाद आया ना, तो बेसिक टून के बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवर टून। तो थर्ड हार्मोनिक इसमें फर्स्ट ओवर टून होता है और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आती है? F3। ये हमारे पास इक्वल आती है 3 टाइम्स F1 के। और इसमें अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ हमारे पास किसके इक्वल आएगी? 4L/3 के इक्वल आएगी। अब इसमें नोड्स एंटी नोड्स की तादाद कितनी होगी? इसमें पहले 2 लूप थे, अब यहां पर कितने लूप हो जाएंगे? यहां पर 3 लूप हो जाएंगे, मजीद एक नोड और एक एंटी नोड बढ़ जाएगा। अब 3 अगर हमारे पास ये लूप है, एक लूप λ/2 होता है तो ये 3λ/2 होगा। यहां भी ऐसा ही है, यहां पर भी एक नोड और एक एंटी नोड बढ़ जाएगा। पहले 3 एंटी नोड थे तो अब यहां पर 4 एंटी नोड हो जाएंगे और यहां पर भी लेंथ किसके इक्वल आएगी? 3λ/2। और इस केस में हम ये देखेंगे कि पहला जो केस था उसमें एक एंटी नोड और एक नोड था, अब यहां पर 2 एंटी नोड और 2 नोड हो जाएंगे और ये लेंथ किसके इक्वल आएगी? कि 3λ/4 के इक्वल आएगी। इन दोनों के बाद, इन दोनों के दरमियान कोई भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती। और थर्ड हार्मोनिक के बाद यहां पर कौन आएगा? या फिफ्थ हार्मोनिक आएगा। और फिफ्थ हार्मोनिक को क्या बोलेंगे? सेकंड ओवरटोन। फोर्थ हार्मोनिक यहां एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं nth हार्मोनिक की। nth हार्मोनिक यहां पर किसके इक्वल होगा? Fn इज इक्वल टू n टाइम्स F1। इसको आप n लूप्स भी कह सकते हो कि n लूप प्रोड्यूस होंगे और F1 की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल है? V/2L। इसी तरह जो लैम्डा n होगा वो लैम्डा 1/n के इक्वल होगा या 2L/n के इक्वल होगा और n की वैल्यू यहां पर आपके पास नेचुरल नंबर्स होंगे। सेम रिजल्ट पाइप जो दोनों एंड से ओपन है उसके लिए भी आता है कि उसका भी जो nth हार्मोनिक है वो NF1 होगा
और ये होगा एन वी ओवर 2l, और यहाँ पर भी लैम्डा एन इक्वल आएगा लैम्डा 1 ओवर एन, और ये होगा 2l ओवर एन, और एन की वैल्यू यहाँ पर भी नेचुरल नंबर्स होंगे। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? nth हार्मोनिक की। और हार्मोनिक और ओवरटोन में क्या डिफरेंस है? 1 का। अगर हम कहते हैं सेवंथ हार्मोनिक है तो सेवंथ हार्मोनिक क्या है? 6 ओवरटोन। तो कई दफा हमें एग्जामिनर कहता है कि स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स है, 6 ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें, तो 6 ओवरटोन का मतलब क्या होगा? सेवंथ हार्मोनिक। तो मैं अगर आपको इन दोनों में एक शॉर्टकट बताता हूं, वो शॉर्टकट क्या है कि इन दोनों केसेस में आपने ओवरटोन को कैसे कन्वर्ट करना है हार्मोनिक के अंदर, क्योंकि हमने फार्मूलाज हार्मोनिक के पढ़े हैं, तो हार्मोनिक वाइज हमने याद रखना है। तो अगर वो कहता है कि nth ओवरटोन फाइंड करें, तो nth ओवरटोन का मतलब कौन सा हार्मोनिक होगा? इसका मतलब होगा n+1 हार्मोनिक। मैं एग्जांपल से ये चीज क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल हमें कहा गया सेवंथ ओवरटोन n+1, 7+1 करें तो क्या आएगा? ये 8th हार्मोनिक होगा। तो एग्जामिनर के इस क्वेश्चन का मतलब होगा कि हमने F8 कैलकुलेट करना है, और F8 इन केसेस में क्या होगा? 8F1, F1 फाइंड करेंगे या गिवन होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आए जो पाइप एक एंड से ओपन है और एक से क्लोज, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? उस केस में nth हार्मोनिक जो होगा वो nF1 के इक्वल आएगा, और यहां पर F1 की वैल्यू जो है वो V/4L है। लैम्डा एन देखने में यहां भी लैम्डा 1 ओवर एन है, लेकिन लैम्डा 1 की वैल्यू यहां 4L है, और एन की वैल्यू यहां सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब जब कंपैरिजन किया जाता है तो किसमें हार्मोनिक ज्यादा होते हैं? ओपन पाइप या क्लोज पाइप? तो ओपन पाइप के अंदर। तो यहां पर कहते हैं कि यहां पर ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन भी और ऑड भी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि इस वैल्यू को देखकर हमें क्या पता चला कि क्लोज पाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे, इसलिए इसके हार्मोनिक्स की तादाद उसके मुकाबले में कम होती है। अब ये जो 1, 3, 5, 7 है, सिर्फ रिवीजन की हद तक मैं बता दूं ये क्या है नाम इनके। जो 1 होगा, एन की वैल्यू 1, ये हमारे पास होगा थर्ड हार्मोनिक, बल्कि सॉरी 1 की मैं बात कर रहा हूं। जो 1 हमारे पास होगा ये क्या होगा? ये 1 होगा फर्स्ट हार्मोनिक, और कहने की हद तक इसको जीरो तो ओवरटोन कह सकते हैं, अदरवाइज ये बेसिक टोन है। जो 3 है ये आपके पास है थर्ड हार्मोनिक, और थर्ड हार्मोनिक के अलावा इसको कहा जाता है कि ये हमारे पास कौन सी ओवरटोन है? ये हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन है। तो थर्ड हार्मोनिक हो या फर्स्ट ओवरटोन हो, एक ही बात है। और ये जो 5 है ये क्या होगा? ये फिफ्थ हार्मोनिक होगा, और फिफ्थ हार्मोनिक के अलावा इसको कहा जाएगा ये सेकंड ओवरटोन है। तो फिर ये 7 क्या होगा? ये 7 हमारे पास होगा कि ये सेवंथ हार्मोनिक है, और सेवंथ हार्मोनिक के अलावा ये थर्ड ओवरटोन है। अब जैसे मैंने वहां पर शॉर्टकट आपको बताया, यहां भी मैं शॉर्टकट बता दूं आपको कि इस केस में अगर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है किसको? ओवरटोन को हार्मोनिक में, क्योंकि फार्मूला तो हार्मोनिक वाइज हम पढ़ रहे हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट ये है कि nth ओवरटोन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो ये 2n+1 हार्मोनिक के इक्वल आएगा, 2n+1। मैं एग्जांपल से इसको बताता हूं, और ऊपर से आपको वेरीफाई भी कर लोगे। तो फर्स्ट करो, वो कहता है कि आप कैलकुलेट करें सेकंड ओवरटोन को इन अ क्लोज पाइप, तो आप इधर n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2+1, तो 2 इंटू 2+1 4+1 5, तो ये क्या है? ये आपका फिफ्थ हार्मोनिक है। तो सेकंड ओवरटोन फाइंड करने का मतलब होगा एग्जामिनर का कि F5 कैलकुलेट करो, और F5 किसके इक्वल है? 5 टाइम्स F1 के। और ये ख्याल रखिएगा हार्मोनिक के फार्मूलाज में अगर यहां 5 है तो यहां भी 5 आएगा, अगर यहां 7 है तो यहां भी 7 आएगा। ऐसा नहीं कि यहां पर 5 है तो वहां 7 है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। फिफ्थ हार्मोनिक मीन्स 5 टाइम्स F1, सेवंथ हार्मोनिक मीन्स 7 टाइम्स F1, 11th हार्मोनिक मीन्स 11 टाइम्स F1। ये है स्टेशनरी वेव के आपके रिलेशंस
और कंपैरिजन उनका। अब यहां पर स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस में जो स्पीड का रिलेशन हमारे पास यूज होता है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रिंग जो है वो आपको पता है कि उसमें जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसफर्स नेचर की हैं, और ट्रांसफर वेव्स के लिए जो स्पीड का रिलेशन है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, डिवाइड बाय मैस पर यूनिट लेंथ। इस फार्मूला के अंदर जो एम है, इसको मैंने बताया था कि ये क्या है, ये लीनियर मैस डेंसिटी है, और लीनियर मैस डेंसिटी मींस मैस पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर। तो कल जब मैंने रॉकेट की बात की थी, मैंने कहा था एक और फार्मूला आपकी बुक में है जहां पर फार्मूला में एम मैस को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो यहां वो एम क्या है, ये बेसिकली मैस पर यूनिट लेंथ है। फिर जब हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रिंग की जगह एयर कॉलम की, तो एयर कॉलम में प्रोड्यूस होने वाली जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। बाय नेचर वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैं, और अगर वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैं तो उनमें जो स्पीड का फार्मूला यूज होगा वो अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी होगा, जिसको लैप्लास ने करेक्ट करके कहा गैमा टाइम पी ओवर रो। अब जो लोग ये सोचते हैं कि ये फार्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा, आपने रिवाइज नहीं किया होगा, तो जब एग्जामिनर आपको ये कहेगा कि एयर कॉलम में अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या स्टेशनरी वेव्स को कोई फर्क पड़ेगा, आंसर होगा यस पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड को फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, साउंड है, टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, तो जो ऊपर हार्मोनिक के फार्मूला में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये फार्मूलाज पता होने चाहिए हमें अगर हम स्टेशनरी वेव का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इंटरलिंक टॉपिक्स जो हैं थोड़े बहुत वो करना जरूरी है, और यहां पर जो स्पीड का रिलेशन है वो टेम्परेचर के अंडर रूट से डायरेक्ट और डेंसिटी के साथ क्या है, इनवर्स। यानी एयर कॉलम के अंदर अगर मॉइस्ट एयर आ जाए, वेट एयर आ जाए, तो क्या स्टेशनरी वेव्स को फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी मॉइस्चर के आने से क्या हो जाती है हमारे पास, कम, डेंसिटी कम, स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। और ये हम बात यूं भी करते हैं कि मॉइस्चर जितना ज्यादा है, वेट एयर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो ये हमें स्टेशनरी वेव का टॉपिक अगर करना है तो स्टेशनरी वेव के टॉपिक के अंदर हमें स्ट्रेस स्ट्रिंग में स्पीड का क्या फार्मूला यूज करना है, और इसी तरह एयर कॉलम में स्पीड का क्या फार्मूला यूज करना है, ये पता होने चाहिए। क्लियर है ये? अब डॉपलर्स इफेक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नोड्स और एंटी नोड्स की क्वांटिटी का मैं बता दूं कि नोड्स और एंटी नोड्स की क्वांटिटी, जो स्ट्रेस स्ट्रिंग फिक्स फ्रॉम बोथ एंड होता है, इसमें हमेशा नोड एंटी नोड से ग्रेटर होते हैं। कितने ग्रेटर होते हैं, किसी भी हार्मोनिक के लिए नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड का अगर डिफरेंस लेंगे 1 आएगा। ओपन पाइप जो है, पाइप ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, उसमें याद रखिएगा एंटी नोड हमेशा नोड से ज्यादा होंगे क्वांटिटी में, और कितने ज्यादा होंगे, अगेन यहां एंटी नोड और नोड का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। और जब क्लोज फ्रॉम बोथ एंड की बात करेंगे, इस केस में नोड और एंटी नोड की जो क्वांटिटी है nth हार्मोनिक के लिए वो इक्वल होती है। मतलब आप ये कहोगे कि यहां पर अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो यहां डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, नोड और एंटी नोड का कंपैरिजन। डॉपलर्स इफेक्ट, उसमें अगर आपको एक फार्मूला बेसिक याद हो जाए तो ओवरऑल आप तमाम जो केसेस हैं उसी फार्मूला से डिस्कस कर सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट में हम ये कहते हैं कि हमारे पास अपेरेंट चेंज आता है फ्रीक्वेंसी का जब रिलेटिव मोशन होती है ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान। तो डॉपलर इफेक्ट की जो मेनली डिपेंडेंस है वो रिलेटिव मोशन के ऊपर है, या चेंज इन डिस्टेंस के ऊपर है बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। कई दफ़ा हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस हो तो क्या डिस्टेंस पे डॉपलर इफेक्ट डिपेंड करेगा, नो, डॉपलर इफेक्ट विल डिपेंड्स ऑन चेंज इन डिस्टेंस, नॉट ओनली ऑन डिस्टेंस। फिर डॉपलर इफेक्ट मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव दोनों पे एप्लीकेबल होता है। साउंड की बात करें वो मैकेनिकल वेव है, एप्लीकेबल है। अगर हम बात करते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लाइट की, वो नॉन मैकेनिकल वेव है, वहां भी एप्लीकेबल है। अब डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला क्या है जिससे तमाम केसेस आते हैं, मैं उसी को लिखूंगा। वो फार्मूला है एफ डैश अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी प्लस माइनस यू नॉट डिवाइड बाय वी माइनस प्लस यू एस इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला मेन है जिसे हम तमाम केसेस को लेते हैं। अब केसेस क्या हैं? पहला केस हमारा ये है कि ऑब्जर्वर is moving with speed u naught towards a stationary source. सोर्स स्टेशनरी है। अब आपको पता है कि इस केस में फार्मूला क्या होगा, और मैंने आपको बताया था कि साउंड की जो डायरेक्शन है वो तो हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, और साउंड की डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारे फार्मूलाज बनते हैं। और एक्चुअल फार्मूला मैंने बताया था कि उसमें नेगेटिव साइन आता है, और इस नेगेटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, नेगेटिव और नेगेटिव की वजह से हमारा जो नेट फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये आ जाएगा v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। और क्या किया, इस फार्मूला में जो मैंने मेन फार्मूला लिखा, मैंने सिर्फ यू एस की जगह 0 पुट कर दिया। फिर फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती है, क्या चेंज आया, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, वैल्यू 1 से ग्रेटर, चेंज ये आया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अगर पूछे वेवलेंथ, तो याद रखिएगा ऑब्जर्वर के मूव होने से वेवलेंथ चेंज नहीं होती, वेवलेंथ की वैल्यू सेम होगी। दूसरा केस ये है कि अगर ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव ना कर रहा हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो अवे, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव ना कर रहा हो, ऑब्जर्वर मूव करे अवे, स्पीड उसकी यू नॉट है, सोर्स वहीं पर है और रेस्ट पर है, या रिलेटिव रेस्ट हम कह सकते हैं। इस केस में हमारे पास ये साउंड की डायरेक्शन है, यहां पर भी यू एस 0। अब फार्मूला में क्या आएगा, पहले अगर फार्मूला के अंदर आपके पास पॉजिटिव साइन था, तो यहां पर साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, v माइनस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। और अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को देखें, तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर अब बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है जब अवे मूव किया जाए, लेकिन वेवलेंथ अब भी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। अब यहां पर आप सोचते हैं कि अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी चेंज किसकी वजह से हो रही है, तो मैंने बताया था आपको, ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव होने से अपेरेंट स्पीड बढ़ती है, स्पीड ऑफ साउंड के अंदर सोर्स की स्पीड ऐड हो जाती है, और अवे मूव करने से अपेरेंट स्पीड कम हो जाती है, साउंड की स्पीड में से ऑब्जर्वर की स्पीड कम हो जाती है, और ये कॉज बनता है फ्रीक्वेंसी के चेंज का, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, अगर लेमडा कांस्टेंट है तो v और f चेंज हो रहे हैं। ये हो गए ऑब्जर्वर के केस। अब आए सोर्स की तरफ। अब सोर्स के भी दो केसेस हैं, या तो जो सोर्स है वो मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, या मूव कर रहा होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, कितनी स्पीड से, यूएस है। अब ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पर है यानी यू नॉट अब 0, फार्मूला में यू नॉट 0 पुट कर दें, यूएस अप्लाई करें, तो क्या आपके पास फार्मूला आता है, फार्मूला इसका बनता है ऊपर v, नीचे v माइनस यूएस। अब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वैल्यू बढ़ जाएगी, हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। क्यों बढ़ती है, वेवलेंथ की वजह से, वेवलेंथ चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है, कितनी कम होती है, एक्चुअल वेवलेंथ में से मोशन की वजह से वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है। और उसका फार्मूला अगर लिखना चाहें, सिंपली फ्रीक्वेंसी के फार्मूला को इन्वर्ट कर दें, जब इन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा v माइनस यू एस ओवर v इंटू लेमडा। और स्पीड की बात करें तो सोर्स के मूव करने से स्पीड चेंज नहीं होती, हमारे पास स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, यानी यहां वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रिलेट हो रहे होंगे। एंड लास्ट वन, अगर हमारे पास सोर्स जो है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रिलेटिव रेस्ट पोजीशन पर है, ऑब्जर्वर हमारे पास रेस्ट पर, फार्मूला में क्या चेंज आएगा, फार्मूला में चेंज ये आएगा कि अब नीचे नेगेटिव साइन की जगह पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर बड़ा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है
तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एक्चुअल में डेल्टा लैम्डा ऐड हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, v प्लस यूएस ओवर v इंटू लैम्डा। और रही बात स्पीड की, तो स्पीड यहां पर क्या है, सेम। तो वेवलेंथ का चेंज फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। अब जब रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की बात की जाती है तो वो यहीं से पता चलता है कि अगर यहां पर वेवलेंथ को देखें, जब सोर्स टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम जो होगा वो शिफ्ट होगा ब्लू की तरफ, और ये कहलाता है ब्लू शिफ्ट। और जब मूव करेगा अवे, वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज, ये प्लस का साइन है। अब वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो स्पेक्ट्रम शिफ्ट होगा रेड की तरफ, और हम इसको क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ स्टार्स के अंदर ये हमारे पास रेड शिफ्ट है। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो इन केसेस से आते हैं। और यहां मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूलाज हैं, इसमें ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है, तो हमने दूसरी बॉडी को रेस्ट पे लिया। अगर दूसरी बॉडी को रेस्ट पे लिया तो इन चारों फॉर्मूलाज में ये जो यू नॉट हमारे पास आ रहा है या हमारे पास यूएस आ रहा है, ये रिलेटिव स्पीड है। कि क्या है, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड के केसेस मैंने फर्स्ट पार्ट जो फार्मूला था उनका था बताया था आपको कि अगर बॉडी मूव करेंगी सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी में उनका क्या लेंगे, सम लेंगे। ये ख्याल रखना आपने कि जब आपने इन फार्मूलाज को अप्लाई करना है। क्लियर है ये पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी का हमारा जो रिलेशन है वो किस तरह से ये बनते हैं। और जो मैंने शुरू में नेगेटिव साइन की बात की थी ना, अगर आप उसके हवाले से इसको याद रखना चाहें, अगर आपने इन फार्मूलाज के रिलेटिव उसको याद नहीं रखना, तो फिर आप इस के तरह से इसको याद रखोगे, एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू नॉट ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ। अब अगर आपके पास ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्पीड यू नॉट से, किसकी तरफ, सोर्स की तरफ। वेव तो सोर्स से प्रोड्यूस होनी है ना, और वेव की जो डायरेक्शन है, स्पीड है जो है, वो क्या ऑब्जर्वर के अलोंग या ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट है तो यहां पर होगा क्या, इस फार्मूला के अंदर जो यू नॉट है उसके साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव। जब साइन नेगेटिव आएगा तो ये जो फार्मूला हमने लिखा, ये फार्मूला चेंज होके क्या बन जाएगा, v, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यू नॉट, सोर्स रेस्ट पर है, इंटू वी इंटू एफ। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फार्मूला है v माइनस यू नॉट ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ। अब ऑब्जर्वर में मूव नहीं करवाता, अब मैं सोर्स मूव करवाता हूं। अब सोर्स जो मूव कर रहा है वो कहां मूव कर रहा है, वो सोर्स मूव कर रहा है लेट्स से अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब जिस डायरेक्शन में सोर्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो साउंड वो प्रोपोगेट कर रहा है उसकी भी स्पीड है। अब क्या यूएस वी के अलोंग है, अगर यूएस वी के अलोंग तो यहां साइन क्या आएगा, यहां साइन आएगा पॉजिटिव। तो अगर ऑब्जर्वर की स्पीड वी के अलोंग हो, नेगेटिव पॉजिटिव साइन, ऑपोजिट हो नेगेटिव साइन। और यहां पर फॉर्मूला अब क्या बनेगा, ऊपर आएगा v, नीचे साइन क्या पॉजिटिव, तो यहां नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव ही रहेगा। ये फार्मूला बन गया। तो दोनों तरह से मैंने बता दिया, अब आपकी मर्जी है ऊपर वाले तरीके से याद रखना चाहें या नीचे वाले से, आंसर सेम आएगा। तो ये फार्मूला आपके पास है कि इस तरह से भी आप करना चाहें सॉल्व तब भी ठीक है, और जो ऊपर मैंने मेथड बताया उसे करना चाहें तब भी ठीक है। एक दो दफा फार्मूलाज लिखेंगे फिर आपको इवन ये शॉर्टकट की जरूरत भी नहीं पड़ती कि किस शॉर्टकट से हम इनको सॉल्व करें, आप डायरेक्ट उनको लिखना शुरू कर देते हैं, टुवर्ड्स है या अवे है। फिर दोनों मूव भी कर सकते हैं, ये ना सोचिएगा कि सिर्फ एट ए टाइम एक मूव करेगा, ऑब्जर्वर मूव करेगा या सोर्स मूव करेगा, दोनों मूव भी कर सकते हैं। तो अगर दोनों मूव करेंगे तो फिर आपके फार्मूला में एट ए टाइम यू नॉट भी आ रहा होगा, यूएस भी आ रहा होगा कई दफा। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों ना आए तो फिर रिलेटिव स्पीड को फाइंड कर लें, फिर या अकेला यू नॉट आएगा या अकेला यूएस आएगा। मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मतलब है इसका, कि दोनों आएंगे या एक आएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं आपकी बुक की, दो कार्ड्स हैं जो मूव कर रही हैं हमारे पास एक ही डायरेक्शन में।
इस कार की स्पीड को मैं बोल देता हूं VA, इस कार की स्पीड को मैं बोल देता हूं VB, इसको मैं बोल देता हूं ये स्पीड मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर है और इसकी जो स्पीड मेरे पास है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। इस टाइम आपको पता है कि B लीड कर रही है, A लैग कर रही है, मतलब उसको चेस कर रही है। जो B का ड्राइवर है, लेट से वो हॉर्न बजाता है, इसने हॉर्न दिया और ये हॉर्न A के ड्राइवर ने सुना। अगर B ने हॉर्न बजाया, A ने सुना, तो मतलब B कौन है? B हमारे पास जो है वो सोर्स है और A हमारे पास क्या है? A हमारे पास ऑब्जर्वर है। B सोर्स है और A क्या है? ऑब्जर्वर। अब कौन सा केस बनेगा? कौन सा केस बनेगा ये वैल्यू से पता चलता है। अगर B सोर्स है और A ऑब्जर्वर है तो B की जो स्पीड है वो कम है और जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ऑब्जर्वर सोर्स को अप्रोच कर रहा है। मतलब आप जब केस देखते हैं ना तो केस से पता चल जाता है कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वह अप्रोच कर रहा है। तो अगर सोर्स की स्पीड होती तो हमारी ज्यादा होती तो हम कहते हैं सोर्स अवे मूव कर रहा है। लेकिन अब जो स्पीड है ज्यादा वो ऑब्जर्वर की है तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है कहां पर? टुवर्ड्स सोर्स। तो एक तरीका तो ये है कि मैं केस बना लूं कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर की स्पीड ज्यादा है, सोर्स की स्पीड कम है। ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव कर रहा है, फार्मूला होता है ऑब्जर्वर टुवर्ड्स का v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। यू नॉट क्या आएगा? यू नॉट जो आएगा वो रिलेटिव स्पीड आएगी। अगर मैं ऐसा फार्मूला यूज कर रहा हूं जहां यूएस नहीं है, और रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम तो डिफरेंस है। किसकी ज्यादा वैल्यू? ए की। तो यह आएगा वी ए माइनस वी बी, जो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं। अब केस को हाफ करके देखें क्या केस है। सोर्स के मुताबिक सोर्स मूव कर रहा है अवे, ऑब्जर्वर के मुताबिक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स। एरो से पता चल रहा है। अब जो एक यूनिवर्सल फार्मूला था उससे फार्मूला बनाए। ऑब्जर्वर जब मूव करता है टुवर्ड्स, फार्मूला में हमारे पास आता है v प्लस यू नॉट, और जब सोर्स मूव करता है अवे, नीचे भी फार्मूला क्या आएगा? v प्लस यू एस। अब इस u नॉट और us की जगह क्या पुट करना है इस फार्मूला में? अगर तो फार्मूला में आप दोनों वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और दोनों बॉडीज मोशन में है तो याद रखिए अब रिलेटिव पुट नहीं करना। अब यहां पर u नॉट की जगह आपने va की स्पीड 30 पुट करनी है और us की जगह आपने vb स्पीड 20 पुट करनी है। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इनमें से किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इसी केस से करना है। मैंने आपको तमाम केसेस बता दिए। अब ये आप पर होगा कि आप इसको कैसे यूज करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास वेव्स के फार्मूलाज हैं, जिसमें मेनली दो ही टॉपिक के फार्मूलाज हैं, एक स्टेशनरी वेव के और दूसरा हमारे पास है डॉपलर्स इफेक्ट।